लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से लेके एंडिंग तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जितना तुम्हारे लिए कोर्स के लिए सफिशिएंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। और सारा कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, उनको परेशान नहीं होना है। 11 से लेकर 12 तक जितनी भी तुम्हारी होती है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, सब चीज़ तुम्हारी यहीं क्लियर हो जाएगी। कि तुम्हें कहीं भी कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं परेशान होने की ज़रूरत है। तो बस साथ में बने रहना, हर वीडियो तुम्हें मिलती जाएगी। अगर जो भी टॉपिक सर्च करना हो, चाहे 11th को, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, तो जैसे मान लो तुम्हें अगर देखना है कि इक्विलिब्रियम मैंने काफ़ी आसान अच्छे से समझाया है। इक्विलिब्रियम हो या थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम बाय के.पी. सिंह। जो भी टॉपिक तुम्हें सर्च करना है उसके आखिरी में बाय के.पी. सिंह लिख देना, तो ये टॉपिक आराम से और अच्छे से बिल्कुल ईजी तरीके से मिल जाएगा। तो कोर्स का तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक माहौल बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग जिसकी हद नहीं है। वैसे मेरा मानना तो कि पूरी केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, बस उस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। अगर बेटा तुम रटते रहोगे तो शायद वो तुम्हें कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। अगर उसे समझोगे, फील करोगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो बात अलग है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होते हैं तो आते रहते हैं, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन को भी अगर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाए तो वो भी बहुत अच्छे समझ में आते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा रोल है कि रियल लाइफ में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई हद नहीं है। चाहे तुम ये सोच लो, तुम्हारा सुबह से लेके शाम रात तक तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हो। वो बात अलग है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कैसे यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि हम लोग ये सोच लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बने हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही लिविंग थिंग से हुई है। आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी ही लिविंग थिंग से हुई थी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बोरिंग हो ही नहीं सकती है। और मैं मानता हूँ कि साइंस जो है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जो भी साइंस के अंदर आते हैं, वो कभी बोरिंग नहीं हो सकते हैं। बस उसे उस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे। देखो, बोरिंग हमें सब्जेक्ट वही लगते हैं जिनमें हमारा बेसिक वीक हो। अगर हमारा बेसिक क्लियर तो वो सब्जेक्ट कभी भी बोरिंग नहीं लगता है। मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, और केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मुझे तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। जो जितना कठिन होगा टॉपिक, उसको पढ़ाने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो, हम लोग अब बातें बहुत कर ली हैं, और मेरा ये रहता है कि कोई भी टॉपिक हो, पहला लेक्चर थोड़ा मेरा इसलिए खास होता है, बातें भी ज़्यादा करता हूँ, ताकि पहले में अच्छा एक माहौल बना लिया जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए हाँ आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। देखो, जो तुम चॉकलेट खाते हो ना, उसमें जो भी टेस्ट आता है, जो भी फ्लेवर आता है ना, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। यहाँ तक जो कहा जाता है कि इस सावन में इतना चंदन है, इतना नींबू है, इतना क्या नाम है, वो क्या वो गुलाब है, वो सब कुछ नहीं होता। वो सब केमिकल्स की स्मेल आती है, केमिकल्स बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो चंदन है ना, चंदन कितना महंगा होता है, नाम सुना होगा। उसकी जो स्मेल फ्रेगनेंट स्मेल आती है ना, वो लैब में प्रिपेयर की जाती है। ऐसा नहीं कि इतना चंदन मिला दिया जाए तो तुम्हें इतना प्योर मिल जाएगा। यहाँ तक कि हर एलिमेंट जो भी तुम नेचर में देखते हो, उस सब की स्मेल, जो सब की टेस्ट लैब में प्रिपेयर करी जाती है। जो तुम आइसक्रीम खाते हो, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रोल है। जो तुम साबुन लगाते हो, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही खेल है। जो तुम परफ्यूम लगाते हो, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही खेल है। सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घिरा हुआ है। तो मेरा तो मानना है कि जितने भी 108 एलिमेंट हैं, 108 में से एक एलिमेंट निकाल दो कि कार्बन को बाहर कर दो, अब बचे हैं 107 एलिमेंट। जितने 107 एलिमेंट बनाते हैं ना कंपाउंड, जितने 107 मिला के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जितने रिएक्शन करते हैं, उससे लाखों गुना, कई गुना ज़्यादा एक अकेला कार्बन बना डालता है। तो मेरा तो यह है कि कार्बन, पता है जब आया होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कार्बन की एंट्री हुई केमिस्ट्री में, तो पता है ऐसा उसके लिए डायलॉग बना होगा कि गैंग लेकर आते थे गैंगस्टर, वो अकेला ही आता था मॉनेस्टर। कार्बन मॉनेस्टर है यार, अकेले में इतनी ताकत है कि पूरी सबकी बजा के रखी है उसने। तो इस कार्बन को इतना हल्के मत लो। कार्बन
ये सोच लो वन मैन आर्मी जिस चाय को बजा सकता है पूरी तरीके से। तो जैसे देखो, अगर किसी ने गलती से कभी पढ़ लिया हो पी ब्लॉक में, क्या पढ़ा हो पी ब्लॉक में, तो ये समझ लो कि जो कार्बन है ना वो तो बिल्कुल हीरो है यार, पूरी केमिस्ट्री का हीरो है। कहते क्या गैंग लेकर आते थे गैंगस्टर, वो अकेला ही आता था मॉनेस्टर। देखो पी ब्लॉक में अगर तुमने पढ़ा होगा, कोई पढ़ा ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कार्बन पहली बात तो खुद से ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी है उसकी। कैटिनेशन का मतलब होता है खुद से ही चेन बना लेना। बाकी अदर एलिमेंट भी कुछ हैं वो भी कैटिनेशन करते हैं। कैटिनेशन मतलब होता है कि खुद में चेन बना लेना। देखो इसको याद ऐसे करते हैं तो क्योंकि एक एलोट्रोपी होता है, कैटिनेशन, तो बच्चे इन दोनों में परेशान होते रहते हैं। सी फॉर कैटिनेशन और सी फॉर चेन, ऐसे याद कर लो कि आराम से हो जाएगा। देखो S8 भी बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो है कार्बन की। इसलिए तुमने देखा होगा बल्क फ्रीक्वेंसी 16 बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, मतलब चेन बनानी पड़ती हैं, कई बना डालते हैं। चैन से चैन 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 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे केमिस्ट्री, तब भी इतने कंपाउंड बना डालोगे कि तुम्हें कोई हद नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि पी ब्लॉक में तुमने पढ़ा होगा कि पहली इसकी प्रॉपर्टी सबसे खास है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है कि अपने ही से ही ये चेन बना लेना, बॉन्ड बनाते जाना। ऐसा नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन ले और ऐसे ऐसे बनाता जा, नहीं होता ना। ऐसा नहीं कि सोडियम, तुमने देखा होगा ऐसे सोडियम सोडियम बनाते जा रहे हैं, नहीं बनाते नहीं, लेकिन कार्बन जो है वो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा है। तो पी ब्लॉक में अगर तुमने कभी पढ़ा हो तो तुमने देखा हो कार्बन किस किस से कंपाउंड बना लेता है। कार्बन बना लेता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ही बना लेता है, ऑक्सीजन से ही बना लेता है, नाइट्रोजन से बना लेता है, सल्फर से बना लेता है, फास्फोरस से बना लेता है, और हेलोजन से बना लेता है। हेलोजन मतलब जानते हो कि 17 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब इन सब से भी आराम से वो बना लेता है कंपाउंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब कार्बन के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, तो इतना उसका ब्रॉड मतलब पढ़ाई हो रही थी, इतने सारे कंपाउंड बना रहा, इतनी सब कुछ उसके पास प्रॉपर्टी आ रही थी, तो हमने क्या किया, कार्बन को एक अलग ही ब्रांच दे दी। क्या दे दी है? कार्बन को एक अलग ही ब्रांच दे दी। मतलब कार्बन की स्टडी हम एक अलग ही ब्रांच में करेंगे, मतलब उस ब्रांच को कह दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग कार्बन से रिलेटेड पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग से कोई हद नहीं है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है, बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा, बस लॉजिक समझने की ज़रूरत है। बस अगर लॉजिक नहीं समझोगे बेटा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के नाम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और तुम कहोगे इसको याद कैसा कर जाएगा, और सब लॉजिकली है। अगर लॉजिक नहीं पता है तो पूरा बोरिंग लगने वाला है। तो हर चीज़ तो समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। देखो तो हमने देखा कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, बहुत सब जगह रिएक्ट कर रहा है, इतना सब कुछ बना रहा है, मतलब कई गुना, कई मिलियन ट्रिलियन कंपाउंड बना सकता है, बहुत क्षमता उसमें यार, हर बार कुछ ना कुछ नया करके आएगा। और सब कुछ लॉजिकली है। अब मेन है कि आखिरकार हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। देखो बेटा, अगर तुम साइंस साइड मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी लिए हो, तुम जो भी पढ़ रहे हो तो उससे पूछो बाय, आखिरकार हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्यों पढ़ना है। देखो ऐसे अगर ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे ना, तो मेरा मानना है कोई पढ़ाई नहीं होती है। डिग्री ले लोगे, पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो भी काम करो उस चीज़ को फील करो यार। मेरा मानना है कि जो भी पढ़ाया जाए उसको इतना फील किया जाए, भले मैथ ही क्यों ना हो यार। मैथ सब लोग कहते हैं कि इसमें इमेजिनेशन नहीं होती, पूरा नंबर का खेल है यार। हर मैथ अगर इतनी इमेजिनेशन होती तो उसकी ज़रूरत क्यों होती बनाने की यार। अगर इतनी ही फालतू चीज़ होती तो बनाते हम क्यों। ये बताओ, लोग कहते हैं कि मैथ इमेजिनेशन नहीं होती है, हम कहते 2+2 तुम एक कहते 4 होता है कि नहीं। मैं कहूँगा 2 पेन तुम्हारे पास हैं, दो पेन तुम्हारे दोस्त के पास, अगर तुम दोनों दोस्त के पेन मिला देंगे तो कितने पेन हुए, 4 पेन हुए ना। कैसे नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन इमेजिन नहीं होता, डिफरेंशिएशन इमेजिन नहीं, तो हर चीज़ इमेजिनेशन होती है, हर चीज़ समझी जाती है। आखिरकार उसका इम्प्लीमेंट करके क्या करते हैं हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं। बस बात है कि उसको समझा जाना चाहिए। तो आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका ये है कि आखिरकार हमारे रियल लाइफ में
इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, इतना ज़्यादा यूज़ है उसकी हद नहीं। अभी मैंने बताया गया कि जो भी तुम खाने पीने में जो भी यूज़ कर रहे हो, जो भी चॉकलेट हो, परफ्यूम हो, जो भी अगरबत्ती हो, कोई भी हो, उसमें सब में जो जितने भी केमिकल सब वो जो हैं कंपाउंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही तो पार्ट है। यहाँ तक कि जो तुम साबुन लगाते हो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो मतलब ऑर्गेनिक हमारी रियल लाइफ की। और देखो सुनो, और इंटरेस्टिंग बताएं कि आखिरकार इस ऑर्गेनिक का नाम की उत्पत्ति क्या हुई और इस नाम का मतलब ही क्या है। सबसे पहले हम नाम पे ही जाते हैं। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा, नाम में ही यहाँ बहुत रखा है। देखो ऑर्गेनिक, तो मतलब ये बना है लिविंग थिंग से, और मतलब ऑर्गन से, मतलब लिविंग थिंग। तो जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करी जा रही थी, समझा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो पहले कहा गया था कि जो कंपाउंड, जो केमिकल्स ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से पाए जाते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे क्या हुआ, डीएनए हुआ है, यूरिया हुआ है, ये सब चीज़ें, जैसे जो एसिटिक एसिड हुआ है, लैक्टिक एसिड हुआ, जितने भी एसिड जैसे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें हमने कहा कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग कौन सी होती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो एनिमल्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे चाहे चींटी हो, मकड़ी हो, मधुमक्खी हो, इंसान हो, तुम हो, कोई भी हो, एनिमल्स के अंदर सब आ जाते हैं। लिविंग थिंग के अंदर तो बस एक अब बोलिए तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को हमने ना बहुत अच्छे से समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़नी, की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा पूरी कनेक्टेड है यार। जो तुम बने हुए हो ना इंसान, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलो फील नहीं हो रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो बने हो ना। आखिरकार इंसान में क्या है? कार्बन ही तो है। इंसान की जो बॉडी बनी है वो कार्बन से ही तो बनी है। वो बात अलग है कि हमने बहुत सारी एलिमेंट मिलाए उसे, फिर हम लोग मतलब बहुत कुछ पाया जाता है, वो हम सब पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हम लोग बने हैं। जो तुम्हारा चाहे जो तुम पेन से जिससे लिख रहे हो ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देन है। जो तुम कागज़ है ना, जो तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देन है। समझ रहे नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम कपड़े आज पहने बैठे हो ना, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। तो इसलिए उसको इतना हल्के में मत लो। तो अगर यहाँ तक मानता हूँ कि पहला लेक्चर थोड़ा हो सकता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो बहुत लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, बहुत रटना पड़ता है। कुछ नहीं रटना पड़ता है। अगर जहाँ भी एक्सेप्शन है तो इसलिए है ताकि अभी तक किसी को केमिस्ट्री पूरी पता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री अभी तक किसी को पूरी पता ही नहीं है, और आखिरकार मेन पता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन है। जिस दिन केमिस्ट्री, जितनी फिजिक्स रिवील हो चुकी है ना, मतलब फिजिक्स रिवील हो चुकी है ना जितनी, अगर उतनी केमिस्ट्री रिवील हो जाएगी ना, तो तुम्हें केमिस्ट्री बहुत लॉजिकली और बहुत फिट फाट लगने लगेगी। चलो तुम बोलते कि फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैकेनिकल बात करते हो, मैकेनिकल जो फिजिक्स पढ़ते हो मैकेनिकल पढ़ते हो, फोर्स मोर्स के बारे में बात करते हो, लिविंग। अगर तुम्हें बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट देखते हैं कि फ्रिक्शन फलाना ढकाना ढमकाना। बेटा क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना है? क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना है? अच्छे अच्छों का होश उड़ जाते हैं यहाँ के। और ये जब क्वांटम फिजिक्स अच्छे से पढ़ी जाएगी ना, तो ये सारे सारे इसके सारे रहस्य खुल जाएंगे इस केमिस्ट्री के। अब चलो तुम केमिस्ट्री को तो बदनाम करके रखी हो कि वो पकाऊ है, लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। एक सिंपल सा लाइट होती है, लाइट जो तुम देख रहे हो, उसमें अगर तुमने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये पार्टिकल्स नेचर भी शो करता है और वेव्स नेचर भी शो करता है। यहाँ तुमने क्यों नहीं कहा कि आखिरकार फिजिक्स भी बड़ी बोरिंग है, बड़ी अजीब दोगलापन है इसमें। कभी पार्टिकल्स नेचर शो कर रही है, कभी वेव्स नेचर शो कर रही है। यहाँ किसी ने नहीं कहा कि फिजिक्स में भी इतनी दिक्कत आ रही है। जब तुमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, वो फिजिक्स का ही पार्ट है, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मतलब किसी भी नैनो पार्टिकल्स की ना एक टाइम पे ना पोजीशन पता कर सकते, ना वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तब तुम किसी ने क्यों नहीं कहा कि आखिरकार ये क्या चल रहा है फिजिक्स में। बेटा केमिस्ट्री बहुत डीप में जाके, केमिस्ट्री जानते हो किस पे बात करी जाती है?
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करी जाती है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करी जाती है, एटम के ऊपर बात करी जाती है, उन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही जो आज तक देखी नहीं है। तो सोचो बोरिंग तो लगेगी ना, ये क्यों लगेगी? क्योंकि आखिरकार रियल लाइफ किसी को नहीं पता है। बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, गॉड, भगवान, इन्हीं में इतनी कन्फ्यूजन है किसी हद नहीं है, इनमें ही इतनी कन्फ्यूजन है किसी हद नहीं है। हर धर्म के अपने अलग अलग भगवान मानते हैं, हर धर्म में अपनी अलग अलग थ्योरी है, और फिर आखिरी में सब कहते हैं कि भगवान एक है। जब भगवान एक है तो सबकी थ्योरी अलग अलग क्यों है? तो ऐसी सिस्टम केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री जिस दिन पूरी रिवील हो जाएगी, उस पर अच्छी रिसर्च कर दी जाएगी, सब कुछ इक्वेशन बना दी जाएंगी, तो सब चीज़ें लॉजिकली हो जाएगी। जो तुम एक्सेप्शन सोचते हो ना, वो सब क्लियर होते जाएंगे। तो मेन है कि हमें जैसे भगवान के बारे में सब कुछ नहीं पता है, वैसे ही हमें केमिस्ट्री के बारे में सब नहीं पता है, इसलिए थोड़ी बोरिंग लगती है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ तक बताओ कि मज़ा आया कि नहीं? कमेंट्स में लिख के बताओ कि कैसा फील हुआ है। यकीन मानो जितना पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, और फिर हम लोग पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। ये थ्योरी कुछ नहीं, एक प्रकार की बकवास थ्योरी है। मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक नई थ्योरी दे दी जाती है, इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। अपनी नाकामी मतलब अपना नहीं प्रूफ कर पाए तो उन्हें नई थ्योरी देती है। देखो बात कुछ ऐसी है कि जब जो कंपाउंड, जो केमिकल्स लिविंग थिंग में पाए जा रहे थे, कहाँ पाए जा रहे थे? लिविंग थिंग्स में। उन कंपाउंड को जब लोग, मुझे सब केमिस्ट सब लोग नहीं बना पाए लैब में, तो उनका ये मानना हो गया है कि जो एनिमल्स, जो प्लांट्स में जो भी केमिकल्स बनते हैं, उनके लिए एक अलग प्रकार का, मतलब स्पेशल, मतलब वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब वो मिस्टीरियस फोर्सेस है। क्या मिस्टीरियस फोर्सेस है? तो उसकी हेल्प से कंपाउंड बनते हैं। तो उन्हें एक नई थ्योरी दे दी, उसका नाम हो गया था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन मतलब ये वाइटल फोर्स थ्योरी माने मतलब कौन लोग हैं? जो क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, मतलब आंसर देना है, चाहे सही हो या गलत हो, मतलब खुद मतलब नहीं कर पाए तो एक नई थ्योरी दे दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मतलब जब केमिकल्स कंपाउंड को लैब में नहीं बना पा रहे थे, जो एनिमल्स में पाए जा रहे थे, प्लांट्स में पाए जा रहे थे, तो उन्हें कहते हैं कि शायद कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी हेल्प से कंपाउंड बनते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों में ऐसा हुआ कि यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर दिया गया, जानबूझ के नहीं, गलती से। मतलब गलती से यूरिया बन गया लैब में। तो फिर वो ऐसे बना कि वो बस अब बाद में बताएंगे। तो देखो सुनो कि लैब में यूरिया जब प्रिपेयर कर दिया गया, और तुम जानते हो कि यूरिया एनिमल्स में, मैमल्स में, मतलब एनिमल्स में पाया जाता है। तो यूरिया जब लैब में प्रिपेयर कर दिया गया, तो उन्होंने कही नहीं, और बाकी भी कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा बाकी कंपाउंड भी लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसके बाद ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाढ़ सी आ गई, मतलब रिवोल्यूशन से आ गया। मतलब अब सब लोगों के दिमाग में चल रहा था कि जो जो कंपाउंड एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो सब कंपाउंड अब हम क्या कर सकते हैं? लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे जो कोल्ब थे, उन्होंने क्या बना डाला? उन्होंने बना डाला एसिटिक एसिड। किसी ने शराब बना डाली, इथाइल अल्कोहल भी बन गया। और मीथेन भी प्रिपेयर हो गई है। सारे कंपाउंड, मतलब इसको और किसी ने बनाया था, इसको और किसी ने बनाया था, शायद इनको बनाया था हैनिल ने, और ये वर्थिलॉट ने बनाया था। मतलब अब बाकी कंपाउंड भी लैब में प्रिपेयर कर दिए गए, और फिर तब से एक रेवोल्यूशन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके बाद इसकी एक अलग ही ब्रांच बना देगी जिसका नाम रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं बताऊं कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले थ्योरी मानी जाती थी कि जो लिविंग थिंग से पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आया कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि CO2, कैल्शियम कार्बोनेट,
इनमें कार्बन्स तो प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये थ्योरी डिस्कार्डेड हुई। फिर एक नई थ्योरी दे दी गई कि जो कार्बन की कंपाउंड होते हैं किनके साथ, इनके साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, इनका उनके साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम तो वही रह गया ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग्स जो कंपाउंड पाए जाते हैं, लेकिन थ्योरी चेंज हो गई और फिर हम लोगों ने पूरा पढ़ना शुरू क्या कर दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और देखो जब एक पहले कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन क्या निकला है कि CO2 हो गया, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर एक मॉडर्न थ्योरी दी गई है और उसमें कहा गया है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। और इस केमिस्ट्री को कहा गया क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो वैसे मैंने एक केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है, बैलेंसी, बैलेंसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ से अगर कवर करोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। टेट्रा वैलेंसी जो भी टॉपिक हो उसके डालना हो बाय KP सिंह लिख देना। KP सिंह लिखने के बाद तो तुम्हें टॉपिक ईजिली आराम से मिल जाएगा। देखो थोड़ा फिर भी यहाँ समझा देते हैं कि टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कि टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है। टेट्रा मतलब होता है 4 मतलब 4। और देखो बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने दोनों की वीडियो बनाई है, वहाँ जाके देख लेना। बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, बैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना ही फ्रैक्शन में होती है। बैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड हाइड्रोजन एटम। मतलब कि आखिरकार जैसे मान लो, ऐसे समझते हैं, जैसे इंसान होते हैं तो इंसान की बैलेंसी 2 है, क्योंकि उसके पास 2 हाथ है, सिर्फ 2 ही लोगों को पकड़ सकता है। जो बंदर होता है उसकी कैपेसिटी हम बोल देते हैं 5 इसलिए बोल देते हैं ताकि वो दोनों हैंड यूज़ कर लेता है, 2 लेग यूज़ कर लेता है और एक अपनी एक पूंछ यूज़ कर लेता है, मतलब 5 चीज़ों से पकड़ सकता है कि नहीं। हम बोल दें क्या, ऑक्टोपस की वैलेंसी है 8, क्योंकि वो एक साथ 8 लोगों को पकड़ सकता है, तो वही हुई बैलेंसी। हम क्या बोलते हैं कि आखिरकार कार्बन है, कार्बन की क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, वो सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो 1s2, 2s2, 2px1 और 2p/1 और 2pz0। अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो प्लीज़ एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो देख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने क्या कर दिया है कि टेट्रा वैलेंसी हर किसी की तरह इसकी भी हो गई है 2-4, ऐसे अगर 10th क्लास के लेवल जैसा लिखना 2-4 हो जाता है। और एक तुमने पढ़ रखा है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी को स्टेबल होना है, स्टेबल मतलब खुश रहना है, खुशी ज़िंदगी बितानी है, तो उसे अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी लाए जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज़ करे जाएं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे जाएं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी जाए। देखो कार्बन के साथ दिक्कत ये है कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 4 तो इसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 कंडीशन है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये बना ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का C-4 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए पड़ती है। देखो
अगर ये बनाता है तो इसके लिए चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालना किसी एक एलिमेंट से बहुत ही कठिन होता है। और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और किसी एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन संभाल के रखना इतनी छोटी सी साइज में काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि रिपल्सन में इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन्होंने एक बीज का तरीका निकाला। क्या निकाला है? क्या निकाला है? बीज का तरीका निकाला है। वैसे बात है कि जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, मतलब बहुत, लेकिन बहुत कम टेंडेंसी है, मतलब बनाता है लेकिन बहुत कम टेंडेंसी है। तो फिर एक इनके पास नया तरीका आया, जिस तरीका का नाम रखा गया जो था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यकीन से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता क्या है। अगर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो प्लीज़ एक बार केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो इसके पास आएगा शेयरिंग। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे तो बनता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड यहाँ समझाने नहीं बैठेंगे ना ही। और अगर कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बचपन से ही तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे। फिर ही बता देते हैं, जैसे मान लो ये 2 कंपाउंड ने, जैसे मान लो CH4 है। शेयरिंग में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमानेंट किसी के पास भी नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ऐसा ही होता है ना, ये परमानेंटली किसी के पास नहीं होता है। जब जिसको ज़रूरत होती है तब उसको यूज़ कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब यही तो होता है कि जब जिसको ज़रूरत है तब उसको यूज़ कर लो। अगर 2 लोगों के बीच में कोई अगर मोटरसाइकिल, बाइक खरीदी जाए तो क्या होता है? अगर 2 लोगों के बीच में बाइक खरीदी जाए तो ऐसा होता है कि वो शेयरिंग करते रहते हैं। मतलब जिसको जब ज़रूरत है तब हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा है कि आखिर का जो कार्बन है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाया है? क्योंकि आखिरकार ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो क्या है इसके पास आ गया, तो इसी को बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। डेफिनेशन लिखवा देते हैं, घबराओ नहीं। तो आखिर का जो कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, उसी क्षमता, उसी टेंडेंसी को हम कहते हैं टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। अब एक प्रॉपर्टी और है जो स्पेशल है, वो है कैटिनेशन। क्या है? वैसे स्टार्टिंग में मैंने कैटिनेशन बताया था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे और थोड़ा हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझेंगे। क्या समझेंगे? कैटिनेशन। देखो, टेट्रा वैलेंसी मतलब समझ में आ गया कि आखिरकार कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। आप समझते हैं कैटिनेशन। तो क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कि अपने के साथ ही बॉन्ड बना लेना, इसी प्रॉपर्टी हम कहते हैं कैटिनेशन। और इसकी हेल्प से जो कार्बन है ना, वो चेन भी बना सकता है। चेन ऐसी, अभी सब कुछ इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा। वैसे इतना समझ लो कि इसको जो लाइन से होते हैं उसको कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। मतलब ये चेन बना सकता है कार्बन ऐसे ब्रांच बना सकता है कि मतलब ऐसे पूरी ब्रांच बना सकता है। पहला हो गया। दूसरा है कार्बन क्या कर सकता है, ऐसे बिल्कुल क्लोज्ड फिगर बना सकता है। सब किसकी बदौलत है? इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। अगर इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती ना तो ये कुछ नहीं बना पाता। और ऐसे मतलब रिंग फॉर्म में ही बना सकता, मतलब रिंग तो बना रहे हैं, मतलब रिंग मतलब क्लोज्ड करके ही बना सकता है। सब चीज़ क्लियर होगी, घबराओ नहीं है। तो यहाँ सब बता रहे हैं, वहाँ सब नाम भी बताएंगे। देखो, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है कि नहीं। और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, घबराना नहीं है। इन सब की लाइन का मतलब सब समझाएंगे। मतलब कार्बन चेन बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है। कार्बन के पास बहुत कुछ पॉसिबिलिटी हो गई हैं, बहुत उसके पास मतलब
क्या बोल सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल सुपर हीरो बन गया केमिस्ट्री का वो। मतलब कार्बन के पास सुपर पावर आ गई। सुपर पावर मतलब कैसे, मतलब कितने कंपाउंड बनाता जा रहा है। तो अब देखो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक कुछ थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा यहाँ तक तुमने एंजॉय किया ना, ऐसी कई गुना ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय। देख लिया ना आखिर कार्बन कितना सुपर हीरो है, कितनी उसके पास मतलब वर्सटाइल नेचर आ गया। वर्सटाइल मतलब कुछ भी कर रहा है भाई, अलग ही लेवल चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।